गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। अभी अभी हम लोग असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक और सत्य की हमेशा विजय हो, इसके लिए जो त्यौहार है हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार जो है दीपावली पर्व, माँ लक्ष्मी पूजन के साथ अभी आनंदित होकर के सब खुशी मनाए हुए हैं। अब भाई दूज के बाद आज फिर से माँ बहनों का आशीर्वाद लेकर के हम फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, जिनके की फॉर्मेशन पर डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कैसे होता है इस पर डिस्कशन किया था। अब हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वीबीटी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें के आधार पर हम कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन को सीखा हम लोगों ने। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दोनों पे चर्चा की। अब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ड्रॉबैक, लिमिटेशंस, कमियां क्या हैं, उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से हम चर्चा करें। तो पहला पॉइंट जो है हमारा ये कहता है डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दैट मीन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी के आधार पर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा आधार पर हम कॉम्प्लेक्स या फिर हम कहें कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड हैं उनके कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये नहीं बता पाते, ये नहीं समझा पाते कि आखिर कैसे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों कोई कॉम्प्लेक्स येलो कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कोई रेड कलर का, एटसेट्रा एटसेट्रा होता है। तो ये लिमिटेशंस थी एक तो वीबीटी की हमारी। दूसरा, जैसा कि कहा जा रहा है, कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के बेस पर हम उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का भी एक्सप्लेनेशन वीबीटी के आधार पर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा डज नॉट एक्सप्लेन वाई सम कॉल्ड इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स सेम मेटल। जैसा भी हमने आपसे कहा कि सिमिलर मेटल होती है, पता पड़े वही आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है, और एक कॉम्प्लेक्स आयरन का इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो रहा है और वहीं आयरन का दूसरा कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एक ही एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स अलग अलग क्यों आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। फेल टू प्रेडिक्ट द कॉम्प्लेक्सेस विद द, ये जो हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनका एक्सप्लेनेशन भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि आप देख रहे हो कॉपर, अगर हम इसको बात करें आपसे, तो ये भी कॉपर का कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉपर का कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स तो कॉपर के ही हैं। CuNH3 का होल 4 डाई पॉजिटिव, CuNH3 का होल 4 डाई पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये टेट्राहेड्रल होगा, और अकॉर्डिंग टू एक्सरे एनालिसिस ये स्क्वायर प्लेनर होगा। तो हम इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वीबीटी। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, डज नॉट डिस्टिंग्विश वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, इसका भी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट कैन नॉट प्रोडिक्ट एग्जैक्टली द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हमने कहा सपोज दैट ये मेटल हो गया और इसमें ये लिगेंड हो गए और ये 4 हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका। तो ये इसके दो ज्योमेट्री में इट में भी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कुछ भी हो सकता है।
स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल जो भी है उसमें से हम इनका ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, सॉरी टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। जैसा कि कहा जा रहा है, इट कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उसमें हम ये नहीं बता पा रहे क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं कि ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। बात की जाएगी अगले टॉपिक को लेकर, हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनकी स्टेबिलिटी पे हमें चर्चा करनी है। तो क्या लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किन किन के बेस पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कहा गया है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। नेक्स्ट है इफ इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग, अगर ग्रेटर द अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। रिएक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज बेस्ड लुईस एसिड एंड बेस, जैसा कि आप जानते हो जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दैट मीन दे एक्ट एज ए लुईस बेस, और जो मेटल आयन है अकॉर्डिंग टू वीवीटी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं इसलिए उन्हें हम किसकी तरह बताएंगे, कैसे बिहेव करते हुए मानेंगे, वो बिहेव करेंगे एज ए लुईस एसिड। तो जो मेटल आयन है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और जो हमारे लिगेंड हैं, जो लिगेंड हैं वो हमारे लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट मोर स्टेबल इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो स्टेबल उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इस पे बात करें, सपोज दैट M4 मेटल हो गया, यहाँ L लिगेंड है, N लिगेंड है, दैट मीन ए नंबर ऑफ लिगेंड N है, और ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा क्या, MLN। लॉ ऑफ मास एक्शन हम जानते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है MLN, जैसे हम कहते हैं ना Fe और Cn का होल 6। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, M4 यहाँ मेटल हो गया, L4 लिगेंड हो गया, N दैट मीन उनका नंबर हो गया लिगेंड का। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो M और L की पावर N आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो पढ़ा हुआ है 11 में 2H2 होता तो कंसंट्रेशन तो होती है H2 की, लेकिन 2 कहाँ चला जाता है उसके पावर में। कैसे, और हम सिंपल में भी देखें, NL है मतलब L कितने टाइम होंगे, N टाइम होंगे, तो L इंटू एल इंटू एल इंटू एल इंटू एल इंटू एल चलेगा तो क्या होगा, L टू दी पावर N हो जाएगा। दिया हुआ है यहाँ मेंशन किया है कि क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये अपन ने मान लिया कि एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो एक नया कांस्टेंट आ गया आपका, K डैश कंसीडर कर लिया। अब अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो सपोज दैट ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इधर, ये आपका एरो होगा, है ना, ये एरो है, ये मान लीजिए जो आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है ये एरो है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बॉक्स दिख रहे हैं वो एरो है। CD डाई पॉजिटिव प्लस 4NH2 टेंस टू CdNH3 का होल 4 डाई पॉजिटिव। तो देखो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट 1.3 इंटू 10⁻⁷, 1.6, 4.5, 5.5, ठीक है, और 2.0 इंटू 10⁻33। तो जिससे क्या क्लियर होता चला जा रहा, देखो आप पहले CD था, फिर Ag पॉजिटिव, Cu डाई पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और Cu डाई पॉजिटिव। तो NH3 से जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे उनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम था, लेकिन जैसे Cn लिगेंड आया स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ 2 Cn आए, यहाँ 4 आ गए, तो देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट 5.5 इंटू 10⁻18 था, ये हो गया 2 इंटू 10⁻33 हो गया। लिखा हुआ है Cn नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन एमीन कॉम्प्लेक्स।
it conclude that cyano is the stronger ligand than amine, stability depend upon। तो ये इससे पता चल रहा है कि एक्चुअल में स्टेबिलिटी जो है वो जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा उसके साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो लिखा हुआ है, इसमें मेंशन है कि चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इस पर डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ लिगेंड कितना चार्ज है और जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं, वीक फ्री लिगेंड हैं या स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड हैं। तो इन दो चीज़ों पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अभी जैसा आप जानते हो कॉन्सेप्ट में एक तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है, तीसरा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी होता है, और चौथा लिगेंड फील्ड थ्योरी एलएफटी होता है। ठीक है, तो वीवीटी, सीएफटी, एमओटी और एलएफटी। तो अभी हम एक वीवीटी पढ़ चुके हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट मीन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। ये नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम कंपेयर भी करेंगे वीवीटी के साथ और इस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हेंस वेथे एंड वैन ब्लैक। हेंस वेथे और वैन ब्लैक ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। क्या कहा गया इसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एज्यूम दैट द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। नई बात आ गई। अभी हमने जब वीवीटी पढ़ा था तो उसमें ये लिखा था कि L2M टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में L2M टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है इसमें एल, और जबकि वीवीटी में क्या था, L2M टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था। L2M टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करेंगे अपना CFT को लेकर के, तो इसमें ये कहा गया कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जो मेटल आयन है और लिगेंड है उनमें के बीच का जो इंटरैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दैट मीन आयोनिक अट्रैक्शन है। In case of CFT, the metal ion as well as the ligands interact between each other with the help of electrostatic attraction, that means ionic attraction। तो आयोनिक बॉन्ड है साहब अकॉर्डिंग टू CFT और LF। और अभी ये VVT में क्या पढ़ा था, कौन सा बॉन्ड था, VVT के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, क्योंकि जो लिगेंड हैं वो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहे थे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे। और देखें साइलेंट फीचर में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय द वेरियस लिगेंड विच आर आइदर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये कहा गया CFT के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम आयन होता है वो सराउंडिंगली किसके साथ, लिगेंड के साथ कवर्ड रहता है, और लिगेंड के साथ जब वो कवर्ड रहता है, ठीक है। और दूसरा अगला जो हमने पहले ही पढ़ चुके, क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल लिगेंड ML, जैसे Fe डाई पॉजिटिव एंड Fe डाई पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ा, अगर हमने कहा एंड कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव, जो भी है, तो इंटरेक्शन होगा लिगेंड और मेटल के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, दैट मीन आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात अगली की जा रही है, तो अगली बात अगर हम करें तो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम हैव 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। सर डीजनरेट क्या होते हैं, क्या डीजनरेसी होती है, डीजनरेट मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये इनको जो डी ऑर्बिटल है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, T2G एंड EG। T2G दैट मीन ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल, ये जो तीन हैं ये हमारे T2G में आते हैं, ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। और ये जो दो हैं वो EG में आते हैं, जिसको कहते हैं डबल डीजनरेट ऑर्बिटल। दैट मीन दो जो ऑर्बिटल बेस हैव द अप्रॉक्स सिमिलर एनर्जी आर नोन एज द डीजनरेट ऑर्बिटल। तो जो 5 डी ऑर्बिटल हैं ये एक्चुअल में दो में बढ़ जाते हैं, बिकॉज अरेंजमेंट के बेस पे ऑन द एक्सेस और बिटवीन द एक्सेस। जैसा कि आप जानते हो T2G जो ऑर्बिटल होते हैं उनके जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सेस होते हैं, DXY DYZ DXZ, और जो EG ऑर्बिटल होते हैं उनके जो लोब्स होते हैं वो ऑन द एक्सेस होते हैं, DX² Y² एंड DZ²। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम है 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल, DXY DYZ DXZ DX² Y² और DZ²। ये देख लीजिए आप, इनको ड्रॉ किया गया है, आप देख पा रहे होंगे।
ये डी बाई जेड है, बाई और जेड के बीच में बनेंगे लोब्स, डी एक्स जेड है, एक्स और जेड के बीच में बनेंगे, डी एक्स बाई है, एक्स और बाई के बीच में बनेंगे, डी जेड स्क्वायर ऑन द एक्सेस जेड एक्सेस पे बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स और बाई एक्सेस के ऊपर बनेगा। बात कर रहे थे हम साइलेंट फीचर को लेकर CFT में, तो लिखा गया है कि व्हेन द लिगेंड्स अप्रोच द मेटल आयन, जैसे ही लिगेंड जो है वो मेटल आयन के पास पहुंचते हैं, ध्यान देना कि जो लिगेंड है मेटल आयन के पास जैसे ही पहुंचते हैं, ड्यू टू रिपल्सन फोर्सेस विद द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल है डेस्ट्रॉयड, तो जो डीजनरेट ऑर्बिटल थे पांचों हमारे, उनके पास जैसे ही हमारा लिगेंड पहुंचते हैं तो उनमें क्या हो जाए, डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं और वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। क्या लिखा है, दे स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल T2G एंड ईजी ऑर्बिटल्स। T2G एंड ईजी ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFT। क्रिस्टल मतलब CFT जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थी, तो ये यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जब लिगेंड कांटेक्ट में जैसे ही मेटल आयन आता है, अब आप सोच रहे होगे कि एक्चुअल में ये रिपल्सन किस किस के बीच में हो गया, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में CFT ने ये माना था कि लिगेंड केवल दो ही तरीके के होते हैं, या तो होते हैं, इधर होता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड दैट मीन एनाइंस, और या फिर होते हैं हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू CFT जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनको पॉइंट चार्ज नाम दिया जाता है, ध्यान से सुनना। CFT में जो हमारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं उनको पॉइंट चार्ज कहा जाता है, और जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उन्हें पॉइंट डाइपोल कहा जाता है। जैसे अगर हम पॉइंट डाइपोल की बात करें तो NH3 है, जिसमें नाइट्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो अकॉर्डिंग टू CFT जो न्यूट्रल लिगेंड है उन्हें पॉइंट डाइपोल कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उन्हें पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो ये कहा गया था कि जब ये मेटल आयन ये लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो मेटल आयन में जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और जो लिगेंड होगा इधर नेगेटिव लिगेंड होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज है ही, और अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसका नेगेटिव पोल जो है, जैसे Cl नेगेटिव तो अपने आप में नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो उसके नेगेटिव चार्ज का और d ऑर्बिटल्स में मेटल आयन के जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में रिपल्सन होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि व्हेन द लिगेंड्स अप्रोच द मेटल आयन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, अब आप सोच रहे होगे ये कहाँ से रिपल्सन आ गया, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू CFT सिर्फ दो तरीके के लिगेंड होते हैं, नेगेटिव चार्ज जिन्हें पॉइंट चार्ज कहते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड जिन्हें पॉइंट डाइपोल कहते हैं। जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनमें भी एक पोल तो होता ही है, नेगेटिवली पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है, जैसे आप देख रहे हो H2O तो O पे नेगेटिव है और H पे पॉजिटिव है। तो इस तरीके से नेगेटिवली जो चार्ज लिगेंड है उनके नेगेटिव चार्ज का और मेटल आयन में जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्सन होता है, और जैसे ही रिपल्सन हो जाता है तो उनकी स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है, बंटवारा हो जाता है, और बंटवारा हो जाता है तब तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ईजी ऑर्बिटल है dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और ये T2G, जैसा कि देखो इसमें ड्रॉ किया गया। तो T2G और ईजी ऑर्बिटल जो है उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, और जब स्प्लिट हो जाते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक हो जाता है T2G ऑर्बिटल, दूसरे हो जाते हैं ईजी ऑर्बिटल। कहा गया, पढ़ेंगे क्या लिखा है, ड्यू टू रिपल्सन द ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ऑफ लिगेंड एक्वायर हायर एनर्जी बाय दोज लाइंग इन बिटवीन द लिगेंड्स एक्वायर लेस एनर्जी। देखो भाई ध्यान रखना, हम आपको एक छोटी सी कहानी से इस चीज़ को समझाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जो d ऑर्बिटल हैं वो 5 तरीके के होते हैं, जिनमें 3 तो ऐसे होते हैं जिनके जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस रहते हैं, और 2 ऐसे हैं जिनके लोब्स जो हैं वो ऑन द एक्सिस रहते हैं। अब बात करते हैं हम अरेंजमेंट को लेकर के, तो ये देखा जाता है कि एक्चुअल में जो लिगेंड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, ये मेटल हो गया और ये ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हो गए, तो ये हमारे लिगेंड 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 और लिगेंड होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम बात करें तो आपके एक्सेस कौन से होंगे, जैसे ये एक एक्सेस हो गया, सपोज एक्स एक्सेस हो गया, ये बाई एक्सेस हो गया, और ये जेड एक्सेस हो गया, देख पा रहे होगे आप। तो इसमें जो हमारे लोब्स हैं, तो जब डी ऑर्बिटल्स आएंगे तो ये बिटवीन द एक्सेस आएंगे, और जब ध्यान से सुनिएगा, और जब बिटवीन द एक्सेस आएंगे
और बिटवीन द एक्सेस आएंगे तो ये जो बिटवीन द एक्सेस जो हमारे लिगेंड्स आएंगे, तो जो बिटवीन द एक्सेस डी ऑर्बिटल रहते हैं उन्हीं में रिपल्सन क्रिएट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा आखिर कि जो हमारी स्प्लिटिंग है वो कहाँ ज़्यादा होगी। हम आपको एक छोटी सी कहानी पे बात कर रहे थे। माना कि अपने कैंपस में कोई अनवांटेड लोग चोर आ गए, माना कि 5 चोर घुस के आ गए अपने नवोदय कैंपस में। ठीक है, अब आ गए तो एक जगह खड़े हुए थे। अब माना कि उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई दिया, रात में सायरन सुनाई दिया और उन्होंने भागना शुरू किया। माना कि उनमें से 3 भागते 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 पहाड़ी की तरफ, बॉयज़ हॉस्टल की तरफ चले गए, और 2 ऐसे थे जो भागते हुए एमपी हॉल के पीछे छुप गए। ठीक है, चलो, जैसे पुलिस का सायरन सुनाई दिया उन 5 को एक जैसा डर लगा, एक जैसा रिपल्सन हुआ। लेकिन जब वो पुलिस की गाड़ी थी और वो गाड़ी आते या सीधी सीधी चली गई, और जैसे यहाँ से निकली और वो गर्ल्स हॉस्टल से निकलते हुए उधर को गाड़ी जाने लगी, तो वो 2 जो यहाँ एमपी हॉल के पीछे छुप गए थे उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ। उन्हें थोड़ा सा, उनकी धड़कनें उतनी बढ़ रही थी, उतनी नहीं बढ़ी। लेकिन वो जो 3 वहाँ छुपे हुए हैं पहाड़ी के पास में, बॉयज़ हॉस्टल के आसपास, उन्हें टेंशन बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, जब लीगेंड्स आते हैं तो वो लीगेंड्स ऑन द एक्सेस आ रहे हैं या बिटवीन द एक्सेस आ रहे हैं। अगर बिटवीन द एक्सेस आ रहे हैं तो उन डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगे जो बिटवीन द एक्सेस होते हैं, दैट मीन T2G। और अगर वो ऑन द एक्सेस आ रहे हैं तो उन ऑर्बिटल्स में ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, उनमें ज़्यादा रिपल्सन होगा जो ऑन द एक्सेस रहते हैं, दैट मीन EG। तो ये डिपेंड करता है आपका ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिस तरीके के लिगेंड आते हैं, जहाँ पुलिस वाले जाएंगे उन चोरों को टेंशन होगी, जहाँ लिगेंड जाएंगे उन डी ऑर्बिटल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वहाँ ज़्यादा रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इसका बात की जा रही थी। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, बंटवारा। वैसे तो 5 लोग एक साथ थे जब तक वो पुलिस वालों का सायरन सुनाई नहीं दिया, वहीं से बंटवारा शुरू हुआ। जैसे ही वो आए, एनर्जी बढ़ने लगी, 5 की एनर्जी, 5 की धड़कनें बढ़ी। जब वो बंटवारा हो गया, फिर कहाँ कौन जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। क्या लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दैट मीन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2G एंड EG ऑर्बिटल आफ्टर द स्प्लिटिंग के बाद जो T2G और EG हैं उनके बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाता है। चेंज द एनर्जी अचीव्स बाय फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मेटल आयन। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होंगे, जब T2G और EG के बीच का गैप ज़्यादा होगा। जब T2G और EG के बीच का गैप ज़्यादा होगा, सुनते जाइए, जब गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे हमने आपसे कहा ये T2G हो गए हमारे पास और ये हमारे हो गए EG हो गए, सपोज दैट। तो इलेक्ट्रॉन अगर गैप ज़्यादा हो गया तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहीं पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम है, अगर T2G और EG के बीच का एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन हुंस लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पहले 1 बाई 1 करके जाएगा, और जब 1 बाई 1 करके जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तब उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस कक्षा में हम लोगों ने इन पर डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप NCERT बुक पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए, हार्डवर्क करिए, बुक ज़रूर पढ़िए, NCERT बुक। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय माई की।